मैं सुषमा। आज हम कक्षा 10 के हिंदी पुस्तक गोधूली के अध्याय 7 गद्य खंड के अध्याय 7 रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखित उनका निबंध परंपरा का मूल्यांकन पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम रामविलास शर्मा जी के बारे में एक छोटी सी जानकारी ले लेते हैं। रामविलास शर्मा जी का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से उच्च गांव सानी में 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से 1932 ईस्वी में बीए तथा 1934 ईस्वी में अंग्रेजी साहित्य में एमए किया। एमए करने के बाद 1938 ईस्वी तक उन्होंने शोध कार्य किया, उसमें व्यस्त रहे वो। उसके बाद उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापन का कार्य किया, वहां पर पढ़ाने का कार्य किया उन्होंने। बाद में आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति के अनुरोध पर वे केएम हिंदी संस्थान के निर्देशक बने और यहीं से 1974 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए। 30 मई 2000 ईस्वी को दिल्ली में रामविलास शर्मा जी का निधन हुआ। हिंदी गद्य खंड में रामविलास शर्मा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। उनकी लेखनी से वाल्मीकि और कालिदास से लेकर मुक्ति बोध तक की रचनाओं का मूल्यांकन प्रगतिवादी चेतना के आधार पर हुआ। उन्हें न केवल प्रगति विरोधी हिंदी आलोचना की कला एवं साहित्य विषयक भ्रांतियों के निवारण का श्रेय है, बल्कि स्वयं प्रगतिवादी आलोचना द्वारा उत्पन्न अंतर विरोधों के उन्मूलन का गौरव भी प्राप्त है। रामविलास जी ने हिंदी में जीवनी साहित्य को एक नया रूप दिया है। उन्हें निराला की साहित्य साधना पुस्तक और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, भारत की भाषा समस्या, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, विराम चिन्ह, बड़े भाई आदि, ये सब उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के नाम हैं। आज का जो परंपरा का मूल्यांकन जो है वो एक निबंध है। यह निबंध इसी नाम की पुस्तक से किंचित संपादन के साथ संकलित है। यह निबंध समाज, साहित्य और परंपरा के पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है। परंपरा को ज्ञान, समझ और मूल्यांकन का विवेक जगाता यह निबंध साहित्य की सामाजिक विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाता है। नई पीढ़ी में यह निबंध परंपरा और आधुनिकता की एक नई समझ विकसित करने में मदद करता है। तो ये थी रामविलास वर्मा जी पर एक छोटी सी टिप्पणी, कह सकते हैं उनकी छोटी सी जीवनी। अब हम अपनी पाठ की ओर बढ़ते हैं, जो कि है परंपरा का मूल्यांकन। जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, जो लकीर के फकीर नहीं हैं, जो रूढ़ियां तोड़कर क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं, उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। रामविलास शर्मा जी कह रहे हैं कि जो लोग साहित्य में युग परिवर्तन करना चाहते हैं, हमारी जो रूढ़िवादिता जो इतने युग से चली आ रही है, जैसा समाज है हमारा, अगर उसमें अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, और जो लकीर के फकीर नहीं है, जो कि रूढ़िवादिता के गुलाम नहीं है, परंपरावादी नहीं है, ऐसी रूढ़ियों को तोड़कर
क्रांतिकारी साहित्य रचना चाहते हैं। ऐसे लोग जो ऐसा कार्य करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं अपने समाज के लिए, ऐसे लोग क्रांतिकारी साहित्य रच सकते हैं। उनके लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे ज्यादा आवश्यक है। उन्हें सबसे पहले साहित्य की परंपरा का ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। जो लोग बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन, शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। कह रहे जो लोग बुनियादी परिवर्तन करते हैं, जैसा कि हमारा समाज का आधार है कि पहले से जो परंपरा चली आ रही है उसी परंपरा में आज लोग जी रहे हैं। लड़कों और लड़कियों में जिस तरह के भेद देखे जाते हैं, उनके शिक्षा को लेकर या फिर घर से बाहर निकलने को लेकर, ये जो भी चीजें हैं, अगर इसमें अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं और वर्गहीन यानी कि जात पात, छोटी जाति, बड़ी जाति, ऐसे जो भी परिवर्तन अगर ऐसा कुछ करना चाहते हैं, हमारे समाज को शोषण मुक्त बनाना चाहते हैं, जो कि गरीब लोग, अमीर लोग गरीबों पर जो भी शोषण करते हैं, जो बच्चों के साथ शोषण होता है, छोटे छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है, अगर ये सब समाज में अगर कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, वे अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम से पुकारते हैं। ऐसे लोग अपने सिद्धांतों को ऐतिहासिक भौतिकवाद यानी कि चेतना या भाव का एक मूल पदार्थ, जिनकी चेतना और भाव सबसे अलग होती है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा है। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। कह रहे साहित्य की परंपरा के ज्ञान से ही, जो हमारे साहित्यों में लिखा गया है, उसकी परंपरा के ज्ञान से ही एक प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। प्रगतिशील आलोचना यानी कि जो आलोचना सामाजिक विकास को महत्व देती है। प्रगतिशील आलोचना के ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है और नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। कह रहे जो ये प्रगतिशील आलोचना है, उसके ज्ञान से साहित्य की धारा मोड़ी जा सकती है, मतलब उसे एक नया रूप दिया जा सकता है, उसे कोई और भी रूप दिया जा सकता है। ऐसे नए प्रगतिशील साहित्य का निर्माण किया जा सकता है। प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का आकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा का मूल ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। कह रहे प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त यानी कि जो दिखाई ना देता हो, ऐसे सिद्धांतों का संकलन नहीं है। ये जो प्रगतिशील आलोचना है, प्रगतिशील आलोचना जैसे कि मैंने कहा, वह जो आलोचना सामाजिक विकास को महत्व देती है, जिसके लिए सामाजिक विकास ही सब कुछ होता है, सबसे ऊपर होता है सामाजिक विकास। ऐसे विकास को जो सिद्धांत का महत्व देते हैं, वह साहित्य की परंपरा का ही मूर्त ज्ञान है और यह ज्ञान उतना ही विकासमान है जितना साहित्य की परंपरा। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए सबसे पहले हम उस साहित्य का मूल्य निर्धारित करते हैं जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करता है। साहित्य की परंपरा का मूल्यांकन करते हुए जब इसके बारे में गणना की जाती है, मूल्यांकन यानी उस पर जब विचार किया जाता है, ऐसा करते समय सबसे पहले साहित्य का मूल्य निर्धारित किया जाता है जो शोषक वर्गों के विरुद्ध श्रमिक जनता के हितों को प्रतिबिंबित करती है, दर्शाती है।
ऐसे श्रमिकों को जिन पर आज भी शोषण होता है, जिनके श्रम का उनका सही मोल नहीं दिया जाता है, सबसे पहले इन्हें ही दर्शाती है। इनके साथ हम उस साहित्य का ध्यान देते हैं जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, और यह देखने का प्रयत्न करते हैं कि वह वर्तमान काल में जनता के लिए कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह हो सकता है। और इसके साथ ही हमें यह भी ध्यान देना है, साहित्य पर यह भी ध्यान देते हैं कि जिसकी रचना का आधार शोषित जनता का श्रम है, जो यह सोचते हैं कि समाज में हमेशा श्रम को लेकर जनता पर शोषण किया गया है और वर्तमान काल में जनता के लिए मतलब अभी जो स्थिति है वो कहाँ तक उपयोगी है और उसका उपयोग किस तरह किया जा सकता है, मतलब इस चीज को किस तरह से हटाया जा सकता है समाज से, किस तरह श्रम करने वाले श्रमिकों को उनका सही मोल दिया जा सकता है, उन्हें अपना सही परिश्रम दिया जा सकता है। इसके अलावा जो साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है, और इसके अलावा भी जो है वो है साहित्य सीधे संपत्तिशाली वर्गों की देखरेख में रचा गया। जो साहित्य बड़े बड़े जो कहते हैं संपत्तिशाली यानी कि बहुत अमीर लोग, ऐसे लोगों की देखरेख में रचा गया है, ऊंची जाति है जिनकी, बड़े बड़े उद्योगपति, ऐसे लोगों के बीच में जो रचा गया है, देखरेख में रचा गया है और उनके वर्ग हितों को प्रतिबिंबित करता है और उनके वर्ग हितों को भी, उनके वर्गों को भी दर्शाता है। उसे भी परख कर देखना चाहिए, उसे भी परखना चाहिए। यह अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हास्यमान वर्ग का। अभ्युदयशील का मतलब होता है तरक्की करता हुआ, और हास्यमान जो कि नीचे जाता हुआ। यह स्मरण रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा कभी बहुत स्पष्ट नहीं रही, और यहीं से पता चलता है कि अभ्युदयशील वर्ग का साहित्य है या हास्यमान का, यानी कि आपको लाभ भी होता है और नुकसान भी होता है। तो यही चीज स्मरण रखना चाहिए, यानी कि ध्यान में रखना चाहिए कि पुराने समाज में वर्गों की रूपरेखा भी कभी स्पष्ट नहीं थी, कभी एक समान नहीं रही है। जहां पूंजीवाद का यथेष्ट विकास हो गया है, वहीं यह संभावना होती है कि संपत्तिशाली और संपत्तिहीन वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह विरोधी बनकर खड़े हों। जहां पूंजीवाद का विकास हो गया है, जहां इतने बड़े बड़े उद्योगपति आज हैं हमारे देश में, वहीं यह संभावना भी है, यह भी हो सकता है कि जो संपत्तिशाली हैं और जो संपत्तिहीन है, जो कि गरीब लोग हैं, वो वर्ग एक दूसरे के सामने पूरी तरह से विरोधी बनकर खड़े हैं, एक दूसरे के दुश्मन बनकर खड़े हैं। ये सब भी संभव है। पुराने साहित्य में वर्ग ही साफ साफ टकराते हुए दिखाई दे, इसकी संभावना कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं जो विरोधी वर्गों के काम में आते हैं। पुराने साहित्य में वर्ग ही साफ साफ टकराते हुए दिखाई देते। जो हम पुराने साहित्य अपना देखते हैं, हमारी
आगे की जो पीढ़ी है उसमें वर्ग ही साफ साफ टकराते हुए दिखाई देते हैं। इसकी संभावना बहुत कम होती है। सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह साहित्य में भी ऐसे तत्व होते हैं, और सभ्यता के अनेक तत्वों की तरह जो हमारी सभ्यता है उसके जो अनेक रूप है, उसमें ये भी एक रूप होता है कि जो विरोधी वर्गों के काम में आग जलाकर खाना पकाना मानव सभ्यता का सामान्य तत्व बन गया है। और आग जलाकर जो खाना पकाना ये मानव सभ्यता का एक सामान्य तत्व बन गया है, जिसे जो कि मनुष्य के लिए बहुत ही आम बात हो गई है कि आग जलाकर ही खाना बनता है। कल कारखानों में भाप और बिजली से चलने वाली मशीनों का उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में जो कल कारखानों में जो भाप निकलते हैं और बिजली से चलने वाली जो मशीनें हैं उसका उपयोग समाजवादी व्यवस्था में होता है। उसका उपयोग समाज के लिए ही होता है, समाज को विकसित करने के लिए ही होता है, और पूंजीवादी व्यवस्था में होता है और पूंजीपतियों के लिए। सभ्यता का हर तरह वर्ग युद्ध नहीं होता। इसी तरह साहित्य का हर स्तर संपत्तिशाली वर्गों के हितों से बंधा हुआ नहीं रहता। इसी तरह से साहित्य का जो हर स्तर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है, वो संपत्तिशाली वर्गों के हितों में बंधा हुआ नहीं रहता है। साहित्य की इस व्यापकता को स्वीकार न करना वैसे ही है जैसे समाजवादी व्यवस्था में बिजली का उपयोग न करना, क्योंकि इसका आविष्कार पूंजीवादी समाज में हुआ था और उसका उपयोग भी पूंजीपतियों ने अपने हित में किया। क्योंकि इसका आविष्कार हुआ था पूंजीवादी समाज में, और इसका उपयोग भी केवल पूंजीपतियों के हित में ही किया गया। केवल उद्योगपति और पूंजीपति जो हैं, वो बड़े बड़े व्यवसायकारी जो हैं, उन्हीं के हित में केवल ये जो बिजली और समाजवादी जो व्यवस्था उन्हीं के हित में हमेशा रही है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन में संबंध, आर्थिक जीवन के अलावा मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंध है। साहित्य मनुष्य के पूरे जीवन से ही संबंध रखता है। आर्थिक जीवन के अलावा भी जो हमारा आर्थिक जीवन है, यानी जो हमारा कार्य करने का जो भी जरिया है, उसके अलावा भी मनुष्य एक प्राणी के रूप में भी अपना जीवन बिताता है। जिसके पास कार्य नहीं होता, जिसके पास धन संपत्ति नहीं होती है, वो मनुष्य भी अपना एक जीवन बिताता है। उसका भी जीवन होता है जो कि बहुत अलग होता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है, जो उसे प्राणी मात्र से जोड़ती है। बात को बार बार कहने में कोई हानि नहीं है कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, उसमें मनुष्य का इंद्रिय बोध, उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती है। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत स्थायी होता है। साहित्य में उसकी बहुत सी आदिम भावनाएं प्रतिफलित होती हैं। बहुत सी जो मनुष्य की जो भावनाएं, आदिम भावनाएं, यानी कि मनुष्य की जो भावनाएं हैं वो हमेशा उसमें उठते रहती हैं, और मनुष्य बहुत सारी चिंताओं भावनाओं से घिरा हुआ होता है, जो उसे प्राणी बनाती है। प्राणी मात्र ही, मनुष्य मात्र ही उसके दिमाग में बहुत सारी चिंताएं और बहुत सारी भावनाएं चलना यही होता है। बात को बार बार कहने में, और यह बात बार बार कहने में कोई हानि नहीं है
कि साहित्य विचारधारा मात्र नहीं है, कि साहित्य केवल विचारधारा ही नहीं है, उससे मनुष्य का इंद्रिय बोध जुड़ा हुआ है। मनुष्य की जो देखने की क्रिया है, सुनने की क्रिया है, बोलने की क्रिया है, ये सब साहित्य से जुड़ी हुई है। उसकी भावनाएं भी व्यंजित होती हैं। साहित्य का यह पक्ष अपेक्षाकृत अस्थायी है और यह कभी नहीं बदलेगा। साहित्य का जो यह पक्ष है यह कभी नहीं बदलेगा। तो आज हम परंपरा का मूल्यांकन इतना ही रहने देते हैं। इसके अगले वीडियो में हम इसके दूसरे भाग को पढ़ेंगे।